नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है वैद्युतिक तार एवं केबल। और वैद्युतिक तार और केबल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं केबलों के अचालकों से। केबल के अचालक, यानी दोस्तों यहाँ केबल के अचालक से मतलब है कि केबलों के ऊपर हम कौन कौन से अचालक जो हैं वो चढ़ा सकते हैं, कौन कौन से अचालक जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और सबसे पहला जो हम अचालक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम रबड़। दोस्तों, रबड़ के बारे में सबको पता होना चाहिए कि रबड़ जो है वो एक प्लांट होता है और उसके चीरे लगा करके और उससे दूध निकाला जाता है। और उसकी छाल के चीरे लगा करके दूध निकाला जाता है और उसको फिर जो है वो आप इकट्ठा करते हो तो वो एक कच्चा रबड़ होता है। फिर उसको उसके अंदर आप गंधक जो है वो मिलाते हो या मैग्नीशियम वगैरह मिलाते हो। और एक टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर के ऊपर आप गर्म करते हो तो जाहिर सी बात है वो रबड़ जो है वो थोड़ा कठोर हो जाता है। और उस कठोर रबड़ को जो है आप अचालक के रूप में काम में लेते हो। दोस्तों, कच्चा रबड़ जो है वो आप पेंसिल मिटाने के लिए जो यूज लेते हो लगभग वैसा ही होता है। यानी उससे भी जो है वो थोड़ा और कमज़ोर होगा कच्चा रबड़। यानी कच्चा रबड़ का विशेष कोई उपयोग नहीं होगा। कच्चे रबड़ को में आप गंधक वगैरह मिला करके और उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करके और उसके बाद में जो अवस्था हमें प्राप्त होगी वो कठोर रबड़ की एक अवस्था होगी। और ये कठोर रबड़ जो होगा उसे ही हम काम में लेते हैं। तो बेसिकली आप रबड़ के बारे में पढ़ें कि रबड़ से एक तो आप रबड़ जो अचालक होगा उसको निम्न वोल्टेज पर कार्य करने वाली केबल के लिए उपयुक्त होगा। बिल्कुल दोस्तों, आप रबड़ जो है उसी केबल के ऊपर आप लगाएंगे, उसी केबल के ऊपर उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ाएंगे जो निम्न वोल्टेज पर कार्य करें। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले या ज़्यादा मजबूत प्रकार के जो अचालक होंगे वो ठहर पाएंगे। तो इसीलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि निम्न वोल्टेज के ऊपर जो है आप रबड़ को काम में ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, रबड़ की एक और खास बात ये होती है कि रबड़ रबड़ आर्द्रता ग्राही होता है, ग्राही होता है। इसलिए इसलिए ये नमी को ग्रहण कर नमी को ग्रहण कर अचालकता को नष्ट कर देता है। अचालकता को नष्ट कर देने से मतलब यहाँ पर यह है कि रबड़ आर्द्रता ग्राही है, यानी कि ये नमी जो है उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और नमी ग्रहण करने से जो रबड़ अचालक था उसकी अचालकता नष्ट होगी। यानी उसकी पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ अलग होगी और अब जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब कम होगी तो ऐसे में वो अचालक नहीं रह करके और चालक की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं अपन कि ये आर्द्रता ग्राही होता है, ये नमी को सोखने वाला होता है। इसलिए इस विशेष ध्यान रखें कि नमी वाले स्थानों पर हम जो है वो रबड़ के केबल को यूज नहीं करें। इसके अलावा दोस्तों, अगली बात जो हमें ध्यान देनी है वो है कि समय के साथ में इसका इंसुलेशन प्रतिरोध जो है वो कम होता जाता है। तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, समय के साथ इंसुलेशन
प्रतिरोध कम होता जाता है, क्योंकि दोस्तों ये रबड़ है जो समय के साथ क्या होगा, ये कमजोर होता जाता है। यानी ये समझो आपकी एक भंगूर जैसी इसके अंदर अवस्था आ जाती है कि इसको यदि एक टेम्परेचर के ऊपर ये निरंतर काम करता जा रहा है, समय पा करके ये बिल्कुल भुरभुरा टाइप का हो जाता है, यानी ये बिखरने लगता है। तो आप इसको ध्यान रखें कि समय के साथ इंसुलेशन प्रतिरोध जो है इसका कम होता जाता है। एक और बात हम यहाँ पर दोस्तों पढ़ना चाहेंगे कि ये उच्च टेम्परेचर पर काम करने वाला नहीं होता है। तो यहां मैं लिखूंगा कि रबड़ से बनी रबड़ के आवरण रबड़ के आवरण से बनी केबिलों को उच्च ताप पर काम नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रबड़ जो होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करने वाला नहीं होता है। यदि आप ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको काम में लेंगे तो जाहिर सी बात है ये रबड़ जो है वो इसकी चालकता बढ़ जाएगी, और ये हो सकता है कि किसी प्रकार से दो तार जो होंगे उनमें शॉर्ट सर्किट भी कर दे, या फिर मैं ऐसे कहूँगा कि ज़्यादा ही टेम्परेचर पर आप काम लोगे तो इसका जो रबड़ का जो इंसुलेशन प्रतिरोध था वो पिघल करके हटने लगता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यहां पर कि ज्यादा टेम्परेचर पर जो है वो ये रबड़ जो अचालक है वो काम नहीं कर सकता है। अगला दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं VIR। VIR जिसको आप वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ के नाम से जानते हैं। वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, यहाँ दोस्तों वेल्केनाइज्ड जो है वो एक क्रिया है। वेल्केनाइज्ड जो है वो एक क्रिया है। इस वेल्केनाइज्ड की क्रिया में दोस्तों क्या होता है, वेल्केनाइज्ड की क्रिया में 1.5% गंधक मिलाकर 1.5% गंधक के साथ जिंक क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीज मिलाकर 1.5% गंधक के साथ जिंक क्लोराइड या मैग्नीशियम दोस्तों ये जो है वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 130 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी ये इसका ताप है। इस ताप के ऊपर जो है इस जो सामान्य रबड़ जो था, जो सामान्य रबड़ है, सामान्य रबड़ से दोस्तों यहाँ पर मतलब यही है कि आपने जो छाल के ऊपर चीरा लगा करके जो कच्चा रबड़ प्राप्त किया है उस कच्चे रबड़ की बात हो रही है यहाँ। उस कच्चे रबड़ में आप 1.5% गंधक के साथ में जिंक क्लोराइड या मैग्नीशियम मिला करके और 130 डिग्री से 160 डिग्री टेम्परेचर पे आप इसको जब गर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है वो रबड़ जो है वो कठोर रबड़ में बदल जाता है। ये रबड़ जो है वो कठोर रबड़ में बदल जाता है। और दोस्तों यहां पर एक बात और आपको पता होनी चाहिए
कि ये जो कठोर रबड़ में बदलने की जो क्रिया है, इसे ही आप वेल्केनाइज्ड कहते हैं। अब इंडिया में ये तैयार हुआ है तो जाहिर सी बात है इसको अपन इंडियन रबड़ कहेंगे, तो इसीलिए इसका पूरा नाम जो होगा वो वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ होगा। और वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ जो है उसको शॉर्ट में आप जो है वो VIR के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सबको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जाहिर सी बात है वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ से तैयार हुआ है तो इसको भी ज्यादा टेम्परेचर पे तो काम नहीं ले सकते, लेकिन एक जो सामान्य रबड़ था उससे अपन जो है थोड़े अधिक टेम्परेचर के ऊपर काम में ले सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि सामान्य रबड़ से अधिक ताप पर उपयोगी और इसकी जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य जो होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी, वो भी क्या होगी, थोड़ी उससे उच्च होगी। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य भी उच्च होगी। ये उसकी तुलना में उच्च होगी, यानी सामान्य रबड़ की तुलना में उच्च होगी। ये था आपका VIR यानी वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, जिसको भी आप केबिलों के ऊपर जो है अचालक के रूप में चढ़ाने के लिए मोस्टली उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो रबड़ और सामान जो आपका VIR जो है वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ है, इससे जो केबिलें जो तैयार हो रही है उनका प्रचलन जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे संसेचित संसेचित पेपर या कागज कह सकता हूं मैं, संसेचित पेपर कह सकता हूं या कागज कह सकता हूं। दोस्तों ये क्या है, एक तो इसका जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य जो होता है वो उच्च होता है। तो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर कि संश्लेषित जो पेपर होता है उसका पैरावैद्युतिक सामर्थ्य उच्च होता है, इसीलिए जो है आप इसको काम में लेते हैं। दूसरी बात इसकी दोस्तों ये है कि इसकी धारिता जो है, धारिता जो है वो न्यून होती है, कम होती है, इसीलिए जो है इसको काम में हम लेते हैं। अगली बात हम यहां पर पढ़ना चाहेंगे, ये काफी सस्ता होता है, ये काफी सस्ता होता है, इसलिए भी इसको यूज में लिया जाता है। संश्लेषित जो संश्लेषित प्रकार का जो पेपर है दोस्तों, उसके ऊपर जो है आप अचालक प्रकार का जो ऑयल है, या फिर मैं कहूँगा कि खनिज जो तेल है, या फिर मोबिल ऑयल है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का कोई पेट्रोलियम जेली जैसा पदार्थ है, उसको क्या करेंगे आप एक लेयर के रूप में लगा देंगे, जिससे ये और अधिक क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला अचालक बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा इसके ऊपर खनिज तेल या मोबिल ऑयल की एक अचालक परत चढ़ा देंगे। इसके ऊपर खनिज तेल या मोबिल ऑयल की एक अचालक परत चढ़ा देंगे, जिससे ये और अधिक अच्छा
अचालक बन जाएगा, और अधिक अच्छा अचालक बन जाएगा। तो दोस्तों ये बात आपको जो है यहाँ पर ये ध्यान रखनी थी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो संश्लेषित प्रकार का जो है कागज, ये नमी जो है उसको अवशोषित करता है। इसलिए जो है आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर एक मोबिल ऑयल की एक परत चढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये नमी को नहीं सोखेगा और एक अच्छे अचालक के रूप में जो है वो काम में आएगा। संश्लेषित पेपर जो है इसको भी आप जो है केबिल के दूसरे अचालकों के ऊपर बैंड के रूप में चढ़ाने का काम करते हैं आप, यानी कागज की छोटी छोटी पट्टियां काट लेते हैं और उन पट्टियों को क्या करते हैं आप केबिल की जो कोर होती है उन कोर्स के ऊपर लपेट देते हैं। तो ये था आपका संश्लेषित पेपर। इसके अलावा दोस्तों हम अगली पढ़ने वाले हैं, अगला जो हमारा है वो है पीवीसी। पीवीसी दोस्तों, पीवीसी के बारे में हम सब जानते हैं कि पूरा नाम सबको पता होना चाहिए। पहले तो पॉली विनाइल क्लोराइड। सबको जो है वो पॉली विनाइल क्लोराइड की जो है यानी कि पीवीसी जो है उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरी बात आप सबको दोस्तों यहाँ पर पता हो कि पीवीसी जो है वो थर्मोप्लास्टिक जो संश्लेषित रेजिन होती है, थर्मोप्लास्टिक संश्लेषित रेजिन जो होती है उससे मिलकर बने होते हैं, से बने होते हैं। सबसे पहली बात तो ये पता हो सबको कि ये थर्मोप्लास्टिक संश्लेषित रेजिन से हम जो है इनको तैयार करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें अगली बात जो है वो ये पता हो कि ये जो है वो उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य वाली होती है। उच्च वैद्युतिक उच्च वैद्युतिक उच्च पैरावैद्युतिक उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य। उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य से मतलब दोस्तों यहाँ पर है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है उसको भी हम सीखते हैं अभी कि उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य होता है। इसके अलावा आपको पीवीसी की एक चीज और पता होनी चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल होती हैं, इसलिए भी जो है आप इसको काम में लेते हो। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए भी आप इसको काम में लेते हो। और दूसरी बात दोस्तों ये भी पता हो आपको कि ये उच्च ताप सहन करने योग्य भी होती है। योग्य भी होती है। अब यहां पर दोस्तों आपको एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है इसकी कि जो पीवीसी प्रकार की जो केबल है यानी पीवीसी प्रकार के जो आप अचालक यूज करेंगे तो पीवीसी की एक माइनस पॉइंट भी होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो है ये नरम हो जाती है और निम्न टेम्परेचर के ऊपर जो है ये भंगुर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ये लिखना चाहूँगा कि ये उच्च ताप पर नरम तथा निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है। कौन? पीवीसी।
तो ये भी आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि पीवीसी जो होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा, नरम होगा, और निम्न ताप के ऊपर क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। भंगुर होने से मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसको जैसे ही हाथ से भी यदि मोड़ते हो तो जाहिर सी बात है ये बिखर जाएगा। तो ये आपको विशेष आपको ध्यान रखना है। आगे फिर मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर अगले अचालक की, और अगला जो हमारा अचालक है वो है वार्निश कैम्ब्रिक। वार्निश 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 कैम्ब्रिक। दोस्तों वार्निश कैम्ब्रिक जो है वो क्या है, वार्निश कैम्ब्रिक जो है इसको एम्पायर टेप के नाम से भी आप जानते हैं। तो एम्पायर टेप भी कहा जाता है इसे। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि सूती कपड़े या कागज पर वार्निश लगाकर तैयार किया गया अचालक वार्निश कैम्ब्रिक कहलाता है। यानी आप क्या करते हैं, कागज का या सूती कपड़े की पट्टियां सी कर लेते हैं और उनके ऊपर अचालक जो है, वार्निश जो है उसकी क्या करते हैं, बार बार परत चढ़ाते हैं। तो बार बार परत चढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है जो तैयार होता है वो क्या होगा, वार्निश कैम्ब्रिक होगा। और दोस्तों वार्निश कैम्ब्रिक जो है उसके ऊपर आप सबको ये भी पता हो कि इसके ऊपर पेट्रोलियम जेली जो है उसकी भी एक परत चढ़ाई जाती है। यानी वार्निश कैम्ब्रिक जो है उसके ऊपर जो है आप एक पेट्रोलियम जेली की परत भी चढ़ाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये नमी शोषक जो है, नमी शोषक है, इसलिए नमी से क्या करना, अपने को इसको दूर रखना है। और एक और बात आपको सबको पता हो यहाँ पर कि वार्निश कैम्ब्रिक जो है वो नमी शोषक होने के कारण इसके ऊपर आप जो है एक शीशे की परत भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा इसके ऊपर शीशा यानी लेड की परत भी चढ़ा सकते हैं। तो ये किस लिए चढ़ाएंगे आप, ज्यादा अच्छा उसको अचालक बनाने के लिए, ज्यादा अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए आप ऐसा करेंगे। तो ये था आपका दोस्तों वार्निश कैम्ब्रिक। आगे मैं बात करना चाहूंगा यहां पर वल्कनित बिट्यूमन की। वल्कनित बिट्यूमन, वल्कनित बिट्यूमन, बिट्यूमन होता है बिट्यूमन, वल्कनित बिट्यूमन। दोस्तों वल्कनित बिट्यूमन जो है वो एक प्रकार का अचालक पदार्थ है। और इसको किस प्रकार से आप तैयार करेंगे, ध्यान दें। ये एक रबड़ जैसा सस्ता पदार्थ होता है, ये रबड़ जैसा सस्ता पदार्थ होता है। सबसे पहली बात तो आप सबको ये पता हो कि ये रबड़ जैसा क्या है, एक सस्ता पदार्थ है। दूसरी बात आप सबको पता हो ये नमीरोधी है, ये नमीरोधी
होता है। इसकी दोस्तों एक और खास बात जो है वो ये है कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ सबसे इसकी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर कार्य करने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि बल्कनित बिट्यूमन जो है वो एक रबड़ जैसा सस्ता पदार्थ होता है। ये नमी रोधन तो होता है, लेकिन ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर काम में नहीं कर सकता है। तो ये आपको एक विशेष बात इसकी ध्यान रखनी है। बाकी सीधी सी बात है कि बल्कनित बिट्यूमन जो है उसको आप जो है वो अचालक के रूप में क्या करते हैं, भरते हैं। यानी कि आप जो कोर बनाए हो तो उस कोर के ऊपर आप लेप लगा करके और एक ऊपर से एक और अलग से आप पीवीसी प्रकार का या कोई फैब्रिक प्रकार का इंसुलेशन चढ़ा करके और एक मजबूत जो है आप अचालक प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यानी कि बल्कनित बिट्यूमन जो है एक प्रकार का क्या है, अचालक है, जिसको आप केबिलों के ऊपर काम में लेते हैं। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये मुख्य हम बातें कर रहे हैं जो मुख्य रूप से हमें याद हो सकती है या जो अपने को एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन्हीं हम टॉपिकों के बारे में मुख्य रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा दोस्तों, गट्टा पर्चा क्या होता है? गट्टा पर्चा के लिए मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगा कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक सिलिकेट है। कैल्शियम या मैग्नीशियम पदार्थ से तैयार किया गया सिलिकेट है, जिसे आप अचालकों के रूप में काम में लेते हैं। अगली बात आप यहां पर ध्यान दें कि इसका जो यूज जो है वो कहाँ होता है, गट्टे पर्चे का यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों आप सबको पता हो कि जो आपका जो समुद्री रास्ता है, समुद्री रास्ते जो हैं उनमें संचार की केबिलों में इसे उपयोग किया जाता है। दोस्तों समुद्री रास्ते से आपने देखा होगा, कई बार आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो कि समुद्री रास्तों से जो है वो इंटरनेट की बड़ी बड़ी केबलें जो हैं हमारे यहाँ आ रही है। तो जाहिर सी बात है वो बड़ी बड़ी जो केबलें हैं उन केबलों में अचालक के रूप में आपने क्या किया है, चारों ओर एक गट्टे पर्चे से क्या किया है, यानी गट्टा पर्चा जो है वो एक तरह से छोटे छोटे रोल्स से होते हैं अचालकों के, वो उसके चारों ओर तैयार किए जाते हैं, जिससे उसको यांत्रिक मजबूती भी मिलती है और साथ में इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो भी इसको मिलती है। तो ये है आपका गट्टा पर्चा। आगे फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर एस्बेस्टस की। एस्बेस्टस बेस्टस एस्बेस्टस दोस्तों एस्बेस्टस जो है वो आप सबको पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सफ़ेद और भूरे रंग का जो सिलिकेट है उसी को आप काम में लेते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उस गट्टे पर्चे में यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, ये जो है वो आप गट्टे पर्चे में नहीं पढ़ करके और इसे पढ़ेंगे आप एस्बेस्टस में। गट्टे पर्चे के लिए आप इतना पढ़ें कि समुद्री रास्ते में जो संचार की जो केबलें आ रही है उनमें आप गट्टे पर्चे को क्या करते हो, यूज करते हो। आगे फिर आप इसमें पढ़ें
एस्बेस्टस में पढ़े आप कि मैग्नीशियम व कैल्शियम के सिलिकेट बनाए जाते हैं, और इन सिलिकेट्स को जो है आप क्या करेंगे, मोस्टली जो है आप इनको निम्न और मध्यम वोल्टेज, निम्न व मध्यम वोल्टेज वाली केबल्स में अचालक सिलिकेट रूप में काम में लेते हैं। दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं वो एक याद रखने वाली या रटने वाली चीजें होती है, इनमें कोई विशेष कोई समझने वाली बात नहीं होती है। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि एस्बेस्टस जो है वो एक क्या है, अचालक है, और इस अचालक कैसे बना है, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम से एक सिलिकेट आपने बनाया है, और इसको निम्न और मध्यम वोल्टेज वाली केबलों के अंदर जो है आप काम में ले रहे हो। यानी ये एक तरह से इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसका आपका कलर भी पता होना चाहिए कि ये मुख्यतः सफेद व भूरे रंग के होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अपन रेशम और सूत के बारे में हम बात कर सकते हैं। यानी अगला जो हमारा अचालक है वो है रेशम व सूत या सूती कपड़ा। तो जाहिर सी बात है रेशम और सूत का हमारे क्या काम आने वाला है, तो ये वाइंडिंग कार्यों में हम मोस्टली जो है वो काम में लेते हैं। वाइंडिंग के ऊपर जो है वो एक सूती धागे की बुनाई हम करते हैं, ताकि वो मशीन जब चले तो वाइब्रेशन से जो है उसकी वाइंडिंग नहीं उखड़े। इसलिए आप जो है वो सूती धागे से या रेशम के धागे से क्या कर देते हैं, एक बुनाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि ये मोटर वाइंडिंग में मोस्टली हम काम में लेते हैं। मोटर वाइंडिंग कार्यों में अधिक उपयोगी। इसके अलावा दोस्तों आप सबको यह भी पता हो कि आप एनिमल प्रकार के अचालक, एनिमल प्रकार के अचालकों के बारे में भी पढ़ते हैं। आप एनिमल प्रकार के जो अचालक है दोस्तों, उनको हम मोस्टली इसमें वार्निश आता है, लेकिन इसकी एक हानि भी होती है, एक इसका माइनस पॉइंट भी होता है दोस्तों, कि वार्निश प्रकार के जो अचालक हैं वो अच्छे होते हैं, कम जगह घेरने वाले होते हैं, अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले होते हैं, लेकिन ये क्रैक जल्दी होते हैं। ये क्रैक हो जाते हैं यानी चटक जाते हैं, और चटक करके वहां से उनका इंसुलेशन उतर जाता है, और इंसुलेशन उतर करके ये शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ वार्निश जो है उनसे आप एनिमल प्रकार के जो हैं वो अचालकों में आप इनको पढ़ोगे, इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर इनकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य उच्च होता है, लेकिन बस ये चटकने का इनके अंदर एक जो है वो अवगुण है, क्रैक होने का एक अवगुण है, इसीलिए अपन इनको ज्यादा काम में नहीं लेते। आगे फिर हम दोस्तों यहां पर बात करने वाले हैं अचालक पदार्थों के गुण कौन कौन से हो सकते हैं। आपने अचालक पदार्थ तो पढ़े, लेकिन इन अचालक पदार्थों को आपने अचालकों में क्यों सम्मिलित किया, इनमें ऐसे कौन से गुण थे कि आपने इनको अचालकों में सम्मिलित किया, तो उन्हीं हम अचालकों के गुण यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो मैं लिखना चाहूंगा यहां पर अचालक पदार्थों के
गुण, अचालक पदार्थों के गुण। और अचालक पदार्थों के गुणों में, अचालक पदार्थ के गुणों में मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा यहां पर पैरावैद्युतिक सामर्थ्य। अचालक पदार्थों में मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य। पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वास्तव में होती क्या है, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा कि प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है। प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है दोस्तों, उसका आपको सबको पता होना चाहिए कि मात्रक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसका मात्रक होता है किलो वोल्ट प्रति mm। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं किलो वोल्ट प्रति mm। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो किसमें ली जाती है, किलो वोल्ट प्रति mm में। दोस्तों किलो वोल्ट प्रति mm से क्या मतलब है यहां पर, उसे भी आप समझें। आप यहां पर पदार्थ की जो मोटाई ले रहे हैं, ये मान लो कोई अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ है, और ये अचालक पदार्थ जो है उसकी मोटाई है, यहां से यहां तक जो है वो पदार्थ की मोटाई है, कितनी है, 1 mm। तो 1 mm मोटे पदार्थ में आप क्या करते हैं, इस प्रकार से आप कोई कंडक्टर आप जोड़ रहे हैं, और दूसरा जो है उसका सिरा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और मान लो यहां पर कोई मैं लैंप भी लगा देता हूं एक बार के लिए, और फिर यहां पर मैं किलो वोल्ट में सप्लाई देता हूं। किलो वोल्ट में क्या कर रहा हूं, मैं सप्लाई दे रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने 1 किलो वोल्ट दिया और इसमें करंट का फ्लो नहीं हुआ, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, और 4 किलो वोल्ट के ऊपर मान लो इसमें करंट का फ्लो हुआ, लैंप जो है वो कुछ प्रकाशित हुआ, यानी कि करंट का प्रवाह इस अचालक में से भी हो गया है। तो इसका मतलब जिस अधिकतम वोल्टेज के ऊपर करंट का फ्लो हो जाए अचालक में से ही, वो अधिकतम वोल्टेज ही जो है वो क्या कहलाएगा, आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा है। यहां पर आपने अचालक के तौर पर यदि रबड़ रखा है तो कुछ अलग वोल्टेज सहन किए जाएंगे, यहां पर आपने कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा है तो कुछ अलग वोल्टेज सहन किए जाएंगे, और या फिर कोई और प्रकार का आपने अचालक रखा है तो जाहिर सी बात है उसमें किसी अलग वोल्टेज पर करंट का प्रवाह हो पाएगा। तो दोस्तों आप सबको यहां ध्यान रखना है कि प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है, जो ही उसकी क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है, जिसको आप हिंदी में पैरावैद्युतिक सामर्थ्य कहते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि इसका मात्रक जो होता है वो किलो वोल्ट प्रति mm होता है। और आपको यहां पर उदाहरण देकर के भी समझाया गया कि यहां पर mm में आप मोटाई लेोगे, यानी जिस किसी भी पदार्थ की आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्ञात करना चाह रहे हैं उस पदार्थ को यहां पर रखेंगे और mm में उसकी मोटाई लेंगे, और यहां पर आप जो है वो वोल्टेज आरोपित करेंगे, वो किलो वोल्ट में करेंगे। जितने किलो वोल्ट के ऊपर उसमें करंट का प्रवाह हो जाता है वही उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है।
तो दोस्तों यहाँ अचालक पदार्थों के आप गुण पढ़ रहे हैं, और अचालक पदार्थों के गुणों में आप सबको पता होना चाहिए कि अचालक पदार्थ के गुणों में अचालकों की उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो नंबर 1 आपने पढ़ा, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य होना चाहिए अचालकों का। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, दूसरा जो गुण है वो है फ्लेक्सिबल। दूसरा जो गुण है वो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। क्योंकि आप तार और केबलों के ऊपर जो है वो अचालक लगा देंगे, और तार और केबलों को आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग एंगल के ऊपर आप इनको मोड़ना चाहते हैं, और यदि आपने कोई ऐसा अचालक लगा दिया कि ये मुड़ ही नहीं पाए, तो जाहिर सी बात है हमारा कार्य जो है वो सुविधाजनक नहीं होगा। तो इसलिए आप सबको पता होना चाहिए कि आपका जो अचालक है वो लचीला होना चाहिए। और दोस्तों आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि लचीला बनाने के लिए जो है वो पदार्थ डिपेंड करता है कि वो रबड़ का है, पीवीसी का है, या एस्बेस्टस आपने यूज किया है, या फिर कोई बिटुमन पदार्थ आपने जो है यूज किया है। तो ये आपको विशेष पता होना चाहिए। लेकिन ये जरूर तय है कि पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो होने कैसे चाहिए, अचालक होने चाहिए, साथ ही लचीले भी होने चाहिए, यानी अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले होने चाहिए। और दूसरा जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो लचीले होने चाहिए। और तीसरी बात मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, यानी अचालक जो है उनका प्रतिरोध कैसा हो, उच्च प्रतिरोध। बिल्कुल दोस्तों, आप अचालक के रूप में आप इनको यूज कर रहे हो पदार्थों को, तो जाहिर सी बात है उनका प्रतिरोध उच्च होगा, तभी लीकेज करंट का मान जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो उच्च प्रतिरोध जिनमें होता है उनमें लीकेज करंट का मान 1/5000 वे अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जिनका प्रतिरोध उच्च होगा तो उनमें जाहिर सी बात है लीकेज जो करंट होती है वो 1/5000वें अंश से भी क्या होगी, कम लीकेज हो पाएगी। और यदि कम लीकेज हो रही है तो जाहिर सी बात है अच्छा अचालक है, और यदि ज्यादा हो रही है तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि इसका अचालक जो है वो अच्छा नहीं है, यानी उसका इंसुलेशन प्रतिरोध जो है वो अच्छा नहीं है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि उच्च प्रतिरोध आपको जो है यूज करना है, क्योंकि आप उच्च प्रतिरोध वाले लगाओगे तभी वो ज्यादा वोल्टेज के ऊपर जो है वो काम कर पाएंगे। आगे फिर आपको पता हो, आर्द्रता ग्राही नहीं होने चाहिए। आर्द्रता ग्राही नहीं होने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपके अचालक कैसे होने चाहिए, जो नमी को सोखते नहीं हो, नमी को ग्रहण नहीं करते हो, क्योंकि नमी ग्रहण करने से उनकी अचालकता नष्ट होगी, वो चालक बनेंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी वो उच्च वोल्टेज को सहन करने योग्य नहीं रह पाएंगे। तो आपका अचालक जो है वो कैसा होना चाहिए, आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए, यानी नमी को ग्रहण करने वाला नहीं होना चाहिए। आगे फिर मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, अगला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो ये है कि प्रत्यास्थता और तन्यता का गुण होना चाहिए। प्रत्यास्थता व तन्यता का गुण होना चाहिए। दोस्तों यह प्रत्यास्थता का मतलब है इलास्टिसिटी बोलते हैं आप इंग्लिश में इसको।
प्रत्यास्थता से मतलब है कि जैसे मेरे पास में रबड़ है, तो रबड़ में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। उसको आप खींचते हो तो वो बड़ा हो जाता है, और जाहिर सी बात है उसको आप छोड़ते हो तो वापस अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो जिसको खींचने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो और छोड़ने पर वापस उसी अवस्था में पहुंच जाए, तो ये गुण जो है दोस्तों वो प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है, और ये अचालकों में भी होना चाहिए। इसके अलावा बताया गया तन्यता का। तो दोस्तों तन्यता से मतलब ये है कि खींच करके आप जो है उसको तार बना सके, इसको तन्यता को आप जो है वो डक्टिलिटी कहेंगे आप। तो तन्यता का गुण जो है वो भी अचालकों में होना चाहिए। आप उसको खींच करके और तार या फिर किसी और दूसरी शेप में इसको आप चेंज कर सकें, ऐसे गुण आप जो हैं वो अचालक में चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबको कि प्रत्यास्थता व तन्यता का गुण भी हो। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे अगले गुण की, और अगला गुण जो है वो है हमारा कि छठा जो गुण है वो है कि उच्च ताप को सहन करने वाला हो। उच्च दोस्तों कोई टेक्निकल इशू आ गया था। देखिए रेगुलर उच्च ताप सहन करने वाले होने चाहिए, उच्च ताप सहन करने वाले होने चाहिए। यानी आपके अचालक जो हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने वाले होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर सहन करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी है, वो अच्छे से अचालक बन करके काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे अचालक जो हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने से क्या होते हैं, वो चालक बनने लगते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि तापमान बढ़ने से उनकी अचालकता नष्ट होने लगती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें। तो जितने भी आपके अचालक हों उन अचालकों की एक खास बात यह है कि उच्च तापमान वो सहन करने वाले होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि ये रासायनिक प्रभाव जो है रासायनिक प्रभाव से दूर हो, यानी किसी प्रकार से इन अचालकों के ऊपर जो है वो किसी प्रकार का कोई रासायनिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी केमिकल फैक्ट्री में आप इसको काम में ले रहे हो, तो आपका अचालक ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस केमिकल फैक्ट्री में वहाँ के जो केमिकल हैं उन केमिकलों से उसका अचालक जो है वो नष्ट हो जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर केबल जो है वो फॉल्ट आ जाए। तो जाहिर सी बात है ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता हो कि रासायनिक प्रभावों से क्या हो, दूर हो। इसके अलावा आप अगला पॉइंट और पढ़ सकते हैं कि ताप प्रसार गुणांक जो होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए। ताप प्रसार गुणांक निम्न होना चाहिए। यहां ताप प्रसार गुणांक से मतलब क्या है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर अचालक में प्रसार जो हो वो क्या हो, कम हो, न के बराबर हो। जितना कम उसमें प्रसार होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, वो अचालक होगा। तो दोस्तों ये सारे गुण जो हैं आपको पता होना चाहिए। ये सब जो थे वो क्या थे, अचालक पदार्थों के गुण थे। अब हम पढ़ना चाहेंगे केबिलों के प्रकार, हम पढ़ना चाहेंगे यहां पर। केबिलों के प्रकार। दोस्तों केबिलों के प्रकार में जो है आपको मुख्य मुख्य बातें इनकी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है अपने को छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर VIR की, VIR केबिल। VIR केबिल की आपको फुल फॉर्म सबको पता है ही, वेल्केनाइज्ड
वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, इंडियन रबड़। तो ये तो सबको पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये पता हो कि ये बनते कैसे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको देखें कि सबसे पहले तो अपने को लेना है यहाँ पर, ये तो कोई कंडक्टर है कॉपर का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले कॉपर यानी कि तांबा तार, यानी ये तो क्या हो गया आपका कॉपर का तार हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको पता हो कि इसके ऊपर जो है एक टिन की जो है वो परत चढ़ी हुई होती है, तो ये टिन आलेपित होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको टिन आलेपित मैंने कर दिया है। तो यहां हम लिखना चाहेंगे टिन आलेपित, टिन आलेपित आपने इसको कर दिया है। अब दोस्तों इसके ऊपर आपको क्या करना है, सूती धागे की बुनाई करनी है। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ से कोई एक सूती धागा ले लेता हूँ और इस सूती धागे की क्या कर दी मैंने, इसके ऊपर बुनाई कर दी है। इस प्रकार से मैंने सूती धागा जो है इसके ऊपर लपेट दिया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सूती धागे की बुनाई। और सूती धागे की बुनाई करने के बाद में दोस्तों बिटुमन पदार्थ का हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेप करेंगे। तो यहां पर कर देता हूं मैं, ये मैंने मान लो बिटुमन पदार्थ का एक लेप कर दिया इसके ऊपर। तो यहां लिख दूंगा मैं बिट्यूमन पदार्थ, बिट्यूमन पदार्थ का लेप। दोस्तों इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में ये जो केबल तैयार हुई है ये वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ की केबल है, यानी VIR केबल है। VIR केबल में आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि कॉपर का तार था, उसके ऊपर टिन आलेपित कर दिया आपने वातावरण के प्रभावों से इसको सुरक्षित रखने के लिए। फिर उसके ऊपर आपने सूती धागे से बुनाई कर दी और फिर सूती धागे की बुनाई करने के बाद में आपने बिट्यूमन पदार्थ का लेप कर दिया। इस प्रकार से आपके पास में ये जो केबल बन जाता है वो VIR केबल बन जाता है। दोस्तों आप सबको ये भी पता हो कि ये मुख्यतः एक कोर वाला होता है, एक कोर वाली केबल है, केबल होती है, परंतु परंतु 2 या 3 कोर में भी बना सकते हो, कोर में भी बनाई जा सकती है। तो ये आपको पता हो यहाँ पर कि वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ जो है वो एक कोर में ही बनाई जाती है, लेकिन आप इसको 2 कोर 3 कोर में भी बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि आजकल जो है इसका प्रयोग जो है वो नगण्य हो गया है। तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि इसका प्रचलन लगभग बंद हो गया है। पहले काय में होता था इसका प्रयोग, वो भी आप देखें, पहले केसिंग कैपिंग, केसिंग कैपिंग, केसिंग कैपिंग प्रकार की जो वायरिंग है या अस्थायी प्रकार की जो वायरिंग होती, केसिंग कैपिंग या अस्थायी प्रकार की वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि VIR केबल जो है उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किस प्रकार से बनी है, कितने कोर में बनाई जाती है और कहाँ इसका यूज हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं अगली केबल की यहाँ पर बात करना चाहूंगा। अगली अपनी केबल जो है वो है CTS केबल, CTS केबल।
दोस्तों सीटीएस की सबको पहले तो फुल फॉर्म पता हो कि सीटीएस का मतलब यहां पर क्या है, कैब टायर सीथर्ड। कैब टायर सीथर्ड के नाम से आप सीटीएस को जानते हैं। कैब टायर सीथर्ड जो है उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि केबल का निर्माण कैसे होगा। तो वही टिन आलेपित तांबे का तार होगा। तो ये तो आपका तांबे का तार है। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा तांबा तार। इसको आप जो है वो टिन आलेपित करेंगे। तो इस प्रकार से अपन कर देते हैं, इसके ऊपर टिन आलेपित इसको कर दिया आपने। यानी ये आपका कॉपर का तार था, इसको आपने ये टिन आलेपित कर दिया है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा टिन आलेपित, टिन आलेपित। आलेपित का मतलब है यहाँ पर आपने टिन की एक पतली परत चढ़ा दी है वातावरण के प्रभावों से इसको मुक्त करने के लिए। तो इसको कहेंगे अपन टिन आलेपित। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर अब वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ का जो है वो लेप होगा। तो यहाँ पर अपन लेप कर देते हैं इसके ऊपर। इस प्रकार से आप जो है इसके ऊपर एक लेप कर देंगे और ये लेप जो होगा वो होगा VIR का, यानी कि वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ का। वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। तो वेल्केनाइज्ड इंडियन का आपने इसके ऊपर एक लेप कर दिया है। इसके ऊपर दोस्तों एक कठोर रबड़ का लेप और कर देते हैं आप। तो यहाँ पर मैं एक और कठोर रबड़ का लेप कर देता हूँ। यहाँ लिख दूंगा मैं कठोर रबड़। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास में जो है वो कैब टायर सीथर्ड केबल तैयार हो गई है। केबल तैयार हो गई है, कैब टायर सीथर्ड केबल यानी कि सीटीएस केबल जो है आपके पास तैयार हो गई है। आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो है वो एक कोर से ये एक कोर से 4 कोर तक बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। और इसको दोस्तों आप जो है मोस्टली जहां पर नमी वाले स्थान है वहां पर इसको आप जो है वो काम में लेते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा कि ये नमी वाले स्थानों के लिए उपयुक्त होती है। यानी नमी वाले जो स्थान होंगे वहां के लिए जो है ये उपयुक्त होगी। तो सिंपल सी बात ये थी कैब टायर सीथर। दोस्तों ये टायर जो है यहाँ पर ये एक पदार्थ ही है, यानी कि रबड़ जैसा कठोर पदार्थ जो है वो है टायर। आपने कई बार सुना है, अपन कहते ही है मोस्टली कि गाड़ी के लिए कहेंगे, कोई भी गाड़ी होगी बोला इसका टायर पंचर हो गया या फिर टायर। तो टायर जो है उसमें वो कठोर रबड़ है, उस कठोर रबड़ का नाम टायर है। नहीं तो आप उसको व्हील कहेंगे, पहिया कहेंगे, लेकिन अपन व्हील पहिया नहीं कह करके इसको टायर ही कह देते हैं। तो टायर का मतलब यहाँ पर इसलिए है क्योंकि टायर से बना हुआ है वो, यानी कठोर रबड़ से बना हुआ है। तो कठोर रबड़ टायर जैसा पदार्थ जो है वो मोस्टली सीटीएस केबल के अंदर होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि सीटीएस यानी कैब टायर सीथर्ड। इसके अलावा दोस्तों अपन आगे बात करने वाले हैं पीवीसी केबल की। ये आपकी सीटीएस केबल थी, अब बात करते हैं हम पीवीसी केबल की। पीवीसी, पीवीसी की आपको फुल फॉर्म पता हो सबको, पॉली विनाइल क्लोराइड।
पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। पीवीसी की आपको खास बात ये पता हो कि ये मुख्यतः जो है वो तांबे और एल्यूमिनियम के तारों के ऊपर, ये मुख्यतः तांबे व एल्यूमिनियम के तारों पर पीवीसी आवरण चढ़ाकर तैयार की जाती है। पीवीसी आवरण चढ़ा करके तैयार की जाती है। और दोस्तों आप सबको ये भी पता हो कि ये 1 कोर से लेकर के 4 कोर तक बनाई जा सकती है। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा कि ये 1 कोर से 4 कोर तक बनाई जा सकती हैं। और ये उच्च ताप, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि ये उच्च ताप पर नर्म तथा निम्न ताप पर भंगुर हो जाती है। क्योंकि आप पहले भी पीवीसी प्रकार के अचालक के बारे में पढ़ चुके हो कि ये उस ताप के ऊपर जो है वो नरम होगी और निम्न ताप के ऊपर जो है वो भंगुर होगी। यानी इसका जो सामान्य जो टेम्परेचर होता है उसी के ऊपर इसको जो है वो काम में लिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं फिर बात करना चाहूंगा लेड सीथर्ड केबल की। लेड सीथर्ड केबल, लेड सीथर्ड केबल, लेड सीथर्ड केबल। दोस्तों लेड सीथर्ड केबल में क्या होता है, ध्यान दें, वही 3 आलेपित तांबे का तार होगा। ये कोई तांबे का तार है, तांबा तार, और इसे जो है 3 आलेपित किया जाएगा। यानी टिन की इसके ऊपर एक पर चढ़ी जाएगी। तो लिख देंगे यहाँ पर टिन आलेपित। और टिन आलेपित के ऊपर जो है आप VIR जो है वेल्केनाइट इंडियन रबड़ जो है उसकी आप इसके ऊपर पर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये एक परत जो चढ़ा देता हूँ, वो एक परत जो होगी वो होगी VIR की परत, यानी कि वेल्केनाइट इंडियन रबड़ की परत। और उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर आप सीसा यानी कि लेड जो है, धातु जो है उसकी एक परत चढ़ाएंगे। ये आपने यहाँ पर जो है ये लेड यानी शीशा, शीशे की आपने एक परत चढ़ा दी है जो एक धातु है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लेड सीथर्ड केबल, लेड का मतलब यहाँ पर शीशे से है, और शीशे की जो है परत आपने इसलिए चढ़ाई है क्योंकि इसको अपन केमिकल फैक्ट्रियों में काम में लेते हैं इस केबल को। तो जाहिर सी बात है वहां पर जो केमिकल्स जो होंगे उनके साथ में और दूसरी केबलें जो हैं वो रासायनिक क्रिया करके और उनका अचालक जो है वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे केबल में फॉल्ट आ जाता है, केबल जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर लेड सीथर्ड केबल जो है उसको काम में ले रहे हैं। और दूसरी बात आप सबको ये भी पता हो कि ये जो है वो एक कोर से 4 कोर तक बनाई जा सकती है। 1 कोर से 4 कोर तक बनाई जा सकती है। और मोस्ट जो बात ये है इसकी, किसको केमिकल फैक्ट्रियों में आप जो है वो काम में लेंगे, यानी रासायनिक उद्योगों में जो है आप इसको काम में लेंगे। रासायनिक उद्योगों में उपयुक्त केबल। दोस्तों यहां पर आप एक और इसकी मुख्य बात ध्यान रखें
इसकी जो शीशे की जो लेयर थी, ऊपर वाली जो लेयर जो लगा हुआ था, उस धात्विक भाग को इसको अर्थ करना जरूरी होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि इसे अर्थ करना आवश्यक होता है। यानी जो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो लेड का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, उस सिरे को आप जो है वो क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो ये इसकी एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि एक तो लेड सीथर्ड केबल जो है वो रासायनिक उद्योगों में काम में आती है, और दूसरी बात इसको जो है वो अर्थ करना भी आवश्यक है। अगली हम केबल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेदर प्रूफ। वेदर प्रूफ वेदर प्रूफ केबल। दोस्तों नाम से पता लग रहा है कि वेदर प्रूफ, वेदर का मतलब मौसम के कोई से भी, यहाँ पर चाहे वो सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, किसी भी प्रकार के प्रभाव से जो है वो मुक्त हो, वो क्या होगी, वेदर प्रूफ होगी। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा इसमें सबसे पहली बात तो वेदर प्रूफ में लिखेंगे कि ये VIR केबल की तरह ही होती है। ये VIR केबल की तरह ही होती है, परंतु सर्दी, वर्षा, गर्मी से मुक्त करने के लिए एक विशेष अचालक में डुबोकर इसे वेदर प्रूफ बनाया जाता है। यानी दोस्तों VIR केबल में आपने पढ़ा था कि टिन आलेपित जो तांबे का तार था, यानी कुछ इसी प्रकार से होगी कि मान लीजिए ये आपका कॉपर का तार हो गया, ये कॉपर का तार हो गया। इस कॉपर के तार के ऊपर आपने टिन आलेपित कर दिया, तो ये आपने इसको टिन आलेपित कर दिया, इस प्रकार से आपने इसको टिन आलेपित कर दिया। फिर आपने जो है इसके ऊपर सूती धागे की बुनाई कर दी, तो ये आपने सूती धागे की इसके ऊपर बुनाई कर दी है। फिर इसके बाद में दोस्तों आपने इसके ऊपर बिट्यूमन पदार्थ का एक लेप कर दिया है, ये बिट्यूमन पदार्थ का लेप कर दिया है। तो इतनी तो ये जो है वो VIR केबल की तरह ही है, क्योंकि VIR केबल में आपने ऐसा ही कुछ किया था। लेकिन अब जो है आप क्या कर रहे हैं कि विशेष प्रकार का कोई अचालक है, उस अचालक में इसको और डुबो देते हैं, जिससे अचालक में डुबोने से क्या होता है, एक अलग से इसके ऊपर एक लेयर तैयार हो जाएगी, इसके ऊपर एक अलग से एक लेयर तैयार हो जाएगी, और वो लेयर जो है वो सर्दी, वर्षा और गर्मी जो है इनसे बचाव करेगी। तो जाहिर सी बात है ये वेदर प्रूफ हो जाएगी, तो ये वेदर प्रूफ केबल कहलाएगी। आपको इसके बारे में और पता होना चाहिए कि ये भी 1 कोर से 4 कोर तक बनाई जा सकती है। 1 कोर से 4 कोर तक बनाई जा सकती है। और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि ये घरेलू और औद्योगिक वायरिंग जो होती है, जो खुले में स्थापित होती है, उन खुले में स्थापित होने वाली केबलों के रूप में आप जो है इसे मोस्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखेंगे हम घरेलू व औद्योगिक क्षेत्र में खुले में स्थापित होने वाली केबल के रूप में अधिक उपयोगी। तो ये बात भी अपने को पता हो कि घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में जहां खुले में केबल स्थापित होनी है,
क्योंकि खुले में रहेगी तो वहाँ सर्दी वर्षा गर्मी सभी का प्रभाव रहेगा। तो जाहिर सी बात है खुले में जहाँ स्थापित करनी हो वहाँ पर आप जो है वो वेदर प्रूफ केबल को आप काम में लें। और वेदर प्रूफ केबल जो है वो वास्तव में क्या है, VIR केबल जो है उसी के ऊपर आपने एक विशेष प्रकार के अचालक में डुबो करके इसको तैयार कर लिया है। तो ये क्या बन गई, आपकी वेदर प्रूफ केबल बन गई है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों ट्रोपोड्योर केबल की। ट्रोपोड्योर केबल, ट्रोपोड्योर केबल जो है वो क्या होती है। ट्रोपोड्योर केबल जो है वो मोस्टली रेलवे सिग्नल्स में हम काम में लेते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और इसको जो है वो आप निम्न क्षमता वाली या निम्न वोल्टेज पे काम करने वाली भूमिगत केबलों के रूप में भी आप जो है इसको काम में ले सकते हो। तो हम ट्रोपोड्योर केबल के बारे में पढ़ेंगे कि पीवीसी के ऊपर यानी पीवीसी प्रकार की जो केबल थी उसी के ऊपर आप जो है वो थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का जो लेप है, पीवीसी के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का लेप करके इस केबल को आप बनाएंगे। तो पीवीसी केबल आपको पता है किस प्रकार से बनाई थी आपने कि तांबे या एल्यूमिनियम के तारों के ऊपर आपने पीवीसी आवरण चढ़ाया था और अब पीवीसी आवरण के ऊपर आप थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का जो है वो लेप और चढ़ा देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कौन सी केबल बन जाती है, ट्रोपोड्योर केबल बन जाती है। और ट्रोपोड्योर केबल जो है उसके लिए पता हो आप सबको कि ये जो है वो एक कोर से 4 कोर में बनाई जा सकती है। इसके अलावा इसकी मुख्य बात आपको पता हो कि ये रेलवे सिग्नल्स या रेलवे के जो सिग्नल्स वह पावर उपकरण हैं, वह पावर उपकरण जो हैं वह निम्न वोल्टेज वाली भूमिगत केबलों में उपयोगी। तो ये आपको विशेष ध्यान होना चाहिए कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि रेलवे सिग्नल और पावर उपकरणों में कौन से केबल काम में लेंगे। तो ट्रोपोड्योर केबल हम जो है मोस्टली काम में लेते हैं। आगे बात करने वाले हैं हम फ्लेक्सिबल केबल के बारे में। फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल। तो दोस्तों फ्लेक्सिबल केबल के बारे में सबसे पहली बात तो ये पता हो सबको कि बहुत ही महीन जो तार होंगे उन महीन तारों को आप इकट्ठा करके जो केबल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो फ्लेक्सिबल होगी, लचीली होगी, उसको किसी भी एंगल पे मोड़ा जा सकता है, वो टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे पहले कि अनेक महीन तारों को इकट्ठा करके बनाई गई केबल फ्लेक्सिबल केबल कहलाती है। दोस्तों यहाँ फ्लेक्सिबल केबल जो है उसको 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला जो होगा हमारा वो सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। दूसरा जो होगा हमारा वो होगा कॉटन या सिल्क कवर्ड, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। और जो तीसरा जो है
वो आपको पता होना चाहिए वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल के रूप में। वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। तो ये 3 प्रकार के आपके पास में फ्लेक्सिबल केबल हैं, आप सबको ये पता होना चाहिए कि 36 SWG, 36 SWG, या फिर मैं कह सकता हूं कि 0.193 mm, 0.193 mm 36 SWG तारों को इकट्ठा करके बनाई गई केबल सामान्य फ्लेक्सिबल केबल हैं। और दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने कंडक्टर लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि कंडक्टर जो है वो करंट के हिसाब से ले जाते हैं। आपको ज़्यादा करंट वाली केबल चाहिए तो उसमें कंडक्टरों का ज़्यादा संख्या बढ़ा देंगे, और यदि कम करंट के ऊपर काम करने वाली है तो उसमें कंडक्टरों की संख्या जो है हम कम कर देंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको यहाँ पर मोटाई बताई गई है, और ये एक तार की मोटाई बताई गई है, यानी 36 SWG जो है वो सबसे छोटी साइज आपके पास में तार की है। और छोटी साइज जो बाल नुमा साइज है तार की, ऐसे तारों को आप इकट्ठा करके और केबल बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो फ्लेक्सिबल केबल होगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप सबको यहाँ पर यह भी पता हो कि इसकी जो आवश्यकता जो है वो कहाँ पड़ती है। जो सामान्य फ्लेक्सिबल केबल है वो आप लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, इसका जो यूज है वो लाउड स्पीकर में, हेडफोन में, ब्रश लीड में आदि में आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं अगली, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। नाम से पता लग रहा है दोस्तों कि फ्लेक्सिबल केबल तो है, लेकिन वो कॉटन या सिल्क का जो है वो कवर किया हुआ है, यानी उसके ऊपर जो है वो सिल्क यानी रेशम के धागे की बुनाई जो है उसके ऊपर एक करी हुई है। और इस प्रकार की केबलें जो हैं आप मोस्टली देखते हैं, आपने देखी होगी घर में जो प्रेस करते हैं आप, उस प्रेस की जो केबल होगी उस प्रेस की केबल के ऊपर जो है वो सिल्क या कॉटन का एक कवर करा हुआ होगा, यानी कि वही जो है वो केबल कौन सी कहलाती है आपकी, कॉटन या सिल्क कवर्ड। अब इसमें आपको एक विशेष बात ये पता हो कि इसमें 36 SWG तार के 36 SWG के 23 से 40 23 से 40 तारों को इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसके ऊपर जो है आप अचालक आवरण चढ़ाते हैं, और फिर आपके पास से बन जाती है फ्लेक्सिबल केबल। यानी आप 23 से 40 तारों को, और उनकी मोटाई कितनी है 36 SWG, उन तारों के ऊपर आप जो है वो कॉटन या सिल्क का एक कवर करते हैं, तो वो कौन सी केबल बन जाती है आपकी, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। अब दोस्तों इसका यूज आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ऊष्मीय ऊष्मीय उपकरणों में ऊष्मीय उपकरणों में, और ये जो है दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 2 से 3 कोर तक बनाई जाती है मुख्यतः। अब बात करेंगे हम वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल की। तो वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबलें जो होती है दोस्तों वो 25 एम्पियर से ज़्यादा की क्षमता वाली केबलें होती हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि ये 25 एम्पियर से अधिक क्षमता पर काम करने वाली होती है। दोस्तों इसके ऊपर पॉलीथाइलिन जो है उसकी एक परत चढ़ी हुई होती है, पॉलीथाइलिन।
की पर चढ़ी हुई होती है। वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल से मतलब ये है कि आप वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे प्रकार की जो है वो सचल प्रकार की मशीनरियां होती हैं। उन मशीनरियों में बार बार केबलें मुड़ती रहती हैं, तो जाहिर सी बात है यदि ज़्यादा बार मुड़ेगी तो वो टूट सकती है। तो आपको कैसी चाहिए, यहाँ पर फ्लेक्सिबल चाहिए, लचीली चाहिए, जो टूटे नहीं। तो इसीलिए आप जो है यहाँ पर वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल काम में ले रहे हो। और अपनी लास्ट केबल है आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल आर्मर्ड केबल दोस्तों यांत्रिक रूप से मजबूत होती है। यांत्रिक रूप से मजबूत होती है। यानी इस प्रकार से मान लीजिए आपकी कोई केबल है, उसमें ये कोर थी दो, और इन दोनों कोरों के ऊपर आपने एक अचालक अलग से और लगा रखा है, और फिर उस अचालक के ऊपर भी आप दोहरी या सिंगल, इस प्रकार से, ये तो सिंगल हो गई, और इस प्रकार से जो है आप दोहरी GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की पत्ती नुमा संरचना चारों ओर बनी होती है, जिससे ये यांत्रिक रूप से भी मजबूत है। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि वैद्युतिक चोरी से भी हमें बचाने का काम करती है, क्योंकि इसका जो ये आर्मरिंग जो होगा, आर्मर्ड केबल का जो आर्मरिंग होगा वो मुख्यतः क्या कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। तो आप इसके अंदर से यदि चोरी के उद्देश्य से यदि फेज तार को स्पर्श करते हो तो वो अर्थ के संपर्क में आकर के वहां शॉर्ट सर्किट पैदा कर देता है। तो इस प्रकार से ये आर्मर्ड केबल है, और आर्मर्ड केबल जो है वो मोस्टली क्या होती है, मजबूत केबल होती है। आर्मर्ड केबल जो है उसके ऊपर भी पॉलीथाइलिन जो है उसकी एक परत चढ़ी हुई होती है। तो दोस्तों ये थी आपकी केबलें। आगे हम जो है वो भूमिगत केबलों को लेकर के अलग चैप्टर में हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।